हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्टोरी बेस्ड तरीक़ों से याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जिनके न्यूमोनिक्स मिल सकते हैं उनको मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको याद करने के लिए, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक हम देखेंगे। 61 लिखा है, 62 प्लस 72 प्लस एंड 123 को भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं कि आपको याद कैसे करना है। तो हमारी जो स्टोरी है वो घूमती है एक टेरिटरी है जिसे हम कहते हैं इंडिया। इस टेरिटरी को रूलिंग करता कौन है, मतलब इसके सारे लॉज कौन बनाता है? तो लॉ बनाने का कार्य जो है वो पीपल करते हैं। तो पीपल सोचते हैं कि भाई हम सब अलग अलग कार्यों में बिजी हैं, ठीक है। जो लोग हैं, जो जनता है, बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत सारे कार्यों में बिजी हैं। तो सब लोग हर बार मीटिंग नहीं कर सकते हैं और गवर्नेंस सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आएंगी। तो क्यों ना हम किसी एक को ये पावर दे दे कि आप हमारे लिए गवर्नेंस या प्रशासन करें। तो यहाँ से एक चुने हुए प्रतिनिधि का हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसे हम लेते हैं राजा के तौर पे। तो एक 52 साल का राजा, यानी आर्टिकल 52 जो है, एक 52 ईयर ओल्ड किंग से हम याद रख सकते हैं, जो कि अपने कोर्ट में आता है, ठीक है। इसे हम सिमिलर किसके माने? प्रेसिडेंट के। तो याद रखिए कि अब हम जो भी स्टोरी में बात कर रहे हैं राजा की, वो राजा नहीं बल्कि राष्ट्रपति की बात हम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति का होना जरूरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी एक राजा का होना जरूरी है। आर्टिकल 53 कहता है कि जब हमने राजा को तो बना दिया, लेकिन राजा करेंगे क्या? तो राजा के पास एक राजदंड आपने देखा होगा, जिसके थ्रू वो अपनी अथॉरिटी या पावर को दिखाते थे। तो ये जो पावर है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में हम समझ पाते हैं। तो ये राजदंड को आप याद रखिए एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में। तो एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी होंगी वो सब किसके ऊपर होंगी? वेस्ट, वो होंगी राजा के ऊपर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और क्योंकि राजा जो है अपने जितनी भी सेनाएं होती हैं उन सबका भी प्रतिनिधित्व करता है, उन सबका भी सुप्रीम कमांडर होता है। तो यहाँ पे भी देश में राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स होता है। दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक तो सारी एग्जीक्यूटिव जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो वेस्ट किसके पास होंगी? राजा के पास। अब ये राजा के ऊपर है कि वो डायरेक्टली उसको एक्सरसाइज करेंगे या फिर अपने सब ऑर्डिनेट्स को ये पावर देंगे कि भाई मेरी जगह आप कार्य कर लीजिए, ये पावर का इस्तेमाल आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 क्या कहता है? क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक राज्य की बात कर रहे हैं हम, हमारा प्यारा भारत, तो वहाँ जो राजा होगा ना वो भी जन्म से राजा नहीं होगा बल्कि कर्म से राजा होगा। उन्हें चुना जाएगा, ठीक है। और चुनेगा कौन? क्योंकि लोग बना रहे हैं तो लोग ही चुनेंगे। अब क्योंकि लोग जो है, हर एक इंसान आके राजा के लिए वोटिंग नहीं दे सकता है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि राजा को चुनने के लिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो एमएलए हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो ही वोट देकर अपने राजा यानी कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं। आर्टिकल 54। और इसके साथ ही कौन कौन चुनेगा? तो जहाँ जहाँ एमएलए बनते हैं, यानी कि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के जो विधायक जिसे हम कहते हैं एमएलए, वो भी जो इलेक्ट हो रहे हैं वो भी चुनेंगे राष्ट्रपति को, यानी वो भी वोट देंगे। अब हमने तो चुन लिया कि भाई कौन वोट देगा, यानी कौन चुनेगा राष्ट्रपति को या राजा को। पर राजा को चुनने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से चुना जा सकता है? तो ये दिया है आर्टिकल 55 में कि मैनर क्या होना चाहिए, किस प्रकार आप अपने राजा को चुनेंगे। तो एक तो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी जितने भी लोग राजा के पद के लिए उम्मीदवारी दे रहे हैं उन सबको आपको प्रेफरेंस के तौर पे देना होगा। और अगर आपके जो प्रेफरेंस है, यानी जो वोटर है इलेक्टेड मेंबर्स,
उनकी प्रेफरेंस अगर नहीं आती है रैंकिंग में, यानी कि वो राजा नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके द्वारा दिया गया जो दूसरा चॉइस होगा उसको ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसके अलावा ये भी बात की गई कि भाई यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक राज्य को उस क्षेत्र में ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएं और दूसरे को कम। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाई गई है और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन सबका वोट काउंट इक्वल होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट काउंट उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे तो एमपीज और एमएलएस को यूनिफॉर्मिटी देने की बात की गई है आर्टिकल 55 में। अब ये वोट कैसे देंगे? तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू देंगे, यानी किसी को बताएंगे नहीं, अपना वोट गुप्त रखेंगे। तो ये है मैनर जिसके माध्यम से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अपना राजा चुनता है। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि हमने राजा चुन लिया, अब राजा क्या हमेशा के लिए हो जाएगा? नहीं, तो उस राजा के लिए भी कुछ एक समय अवधि निर्धारित की जाएगी, एक टेन्योर, एक टर्म निर्धारित किया जाएगा जो कि होगा 5 वर्ष का। ठीक है, जनरल टाइम पीरियड में 5 साल तक राजा जो है राज करेंगे, यानी प्रेसिडेंट जो है वो रूल करेंगे, गवर्नेंस करेंगे। लेकिन अगर राजा चाहें तो पहले भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, यानी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रेजिग्नेशन। किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट, यानी अपने सबऑर्डिनेट जस्ट नीचे जो होगा उन्हें देंगे। लेकिन क्योंकि हम उन्हें चुन रहे हैं तो अगर वो उनका टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ है और वो खुद भी त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, परंतु वो कार्य जो है नियम बनाए गए नियमों के तहत नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे पास ये शक्ति है कि हम उन्हें हटा सकते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पावर पे, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग, आर्टिकल 56 कहता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि भाई एक बार राजा जब अपना राज छोड़ रहा है 5 वर्ष के बाद तो दुखी हो रहा है कि क्या मैं दोबारा बन सकता हूँ या नहीं। तो भारत के लोग कहते हैं कि नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप वापस इलेक्शन के लिए उम्मीदवारी भर सकते हैं और हम आपको अगर इलेक्ट करेंगे तो आप दोबारा राष्ट्रपति या राजा बन सकते हैं। तो कोई समय, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार राजा बनेंगे, आप जितनी बार चाहें उतनी बार भारत में राजा बन सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की बात होती है। फिर बारी आता है कि भाई आर्टिकल 58 कहता है कि भाई हमने एलिजिबिलिटी देख लिया री इलेक्शन का, हमने उनका टर्म देख लिया, लेकिन अब ये भी तो देखना होगा कि क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होगा राजा बनने के लिए। क्या हर कोई राजा बन सकता है? राजा कैसे बनेंगे, कौन बनेगा? तो सबसे पहले तो ये निर्धारित किया गया कि हमारे क्षेत्र के लोग ही, यानी सिटीजन ऑफ टेरिटरी ही राजा बन सकते हैं। अब क्योंकि कोई भी छोटा बालक ना आ जाए या कोई भी कम एक्सपीरियंस वाला इंसान ना आ जाए, तो एक्सपीरियंस को मानते हुए हमने सोचा कि क्योंकि राजा को जब हमने 52 साल की उम्र में बनाया तो क्यों ना एक ऐसा समय सीमा रखा जाए जहां जो भी राजा बनेगा वो परिपक्व हो गया होगा। तो वो रखा गया कि मिनिमम 35 साल की उम्र या आयु होनी चाहिए राजा बनने के लिए। अब इसके अलावा बोला गया कि भाई ये तो ठीक है, ये तो एज हो गया या क्षेत्र के लोग हो गए, पर कौन बन सकता है राजा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो ये देखा कि भाई राजा ने देखा कि मेरे सामने जो सदन है यानी जो कोर्ट है उसमें भी सारे क्वालिफाइड लोग बैठे हैं। तो वहाँ से आया आइडिया कि जो जिन लोगों को हम चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं डायरेक्टली, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगी वही राजा बनने की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगी। अब क्योंकि अगर आप राजा बन रहे हैं तो अगर आपका ध्यान पूरी तरह राजा के राजपाट पे ना हो और आपका ध्यान कहीं और हो तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं निभाएंगे। इसीलिए बोला है कि आप कोई और ऑफिस पे नहीं बैठ सकते हैं, पदस्थ हो सकते हैं जहाँ पे आपको पैसे मिलते हो या प्रॉफिट मिलता हो। तो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया है आर्टिकल 58 में कि राजा का पूरा फोकस अपने राज कार्य पर होना चाहिए। आर्टिकल 59 कहता है कि भाई कुछ कंडीशंस भी तो होनी चाहिए कि अगर ऑफिस में बैठे हों तो क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो 2 चीज़ें होती है, राजा अपने लिए भी कुछ निर्धारित करता है और जो लोग उन्हें चुन रहे हैं वो भी निर्धारित करते हैं, ताकि राजा जो है वो डिक्टेटर या तानाशाह ना बन जाए अत्यधिक पावर लेकर। तो इन्होंने 2 चीज़ें रखी कि भाई कहीं और मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी सदन में, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो देश का हो, यानी कि यूनियन में पार्लियामेंट के भी नहीं हो सकते हैं, ना ही आप स्टेट में एमएलए हो सकते हैं, कोई भी सीट आपके पास नहीं होनी चाहिए।
ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, जैसा हमने पिछले में देखा। अब राजा कहते हैं कि जब मेरे पास ये सब नहीं होगा तो मेरे पास कुछ और बेनिफिट्स तो होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं, जहाँ मैं रह रहा हूँ यानी कि जो राजघराना है वहाँ पे मेरे को रहने के लिए कोई पैसा ना देना पड़े, तो राष्ट्रपति भवन में रेंट नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आपने जिस भी चीज़ों के साथ जो भी पावर्स या जो भी चीज़ें मेरे लिए निर्धारित की थी जब मुझे चुना था, तो उन चीज़ों को उससे कम मत करिए, क्योंकि उससे फिर मेरा फोकस हटेगा काम करने पर। तो उतना तो मिनिमम रहना ही पड़ेगा। तो आप डिमिनिश नहीं कर सकते हैं बेनिफिट को जो उन्हें अपॉइंट करते समय रखा गया होगा। तो ये है कंडीशंस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। आर्टिकल 60 क्या कहता है कि अब भाई आप जब बन गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी ना। और अकाउंटेबल कैसे होते हैं? तो अकाउंटेबल होते हैं बाय स्वेरिंग या बाय ओथ, शपथ लेकर। कि शपथ किस चीज़ का लेंगे? लॉ का। भाई लॉ को अच्छे से संभालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉज को अच्छे से फॉलो करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भगवान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति पद के आसीन रह के राजा होकर, वो सारे कार्य कैसे होंगे? निष्ठावान तरीके से होंगे, फेथफुल होंगे। ये था आर्टिकल 60। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि हमने बात किया था कि हम आपको हटा सकते हैं अगर आप वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान के अधीन रहकर आप कार्य नहीं करते हैं, संविधान से सर्वोपरि बनने चले जाते हैं, तो हम आपको हटा सकते हैं, जिसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। पर ये हटाएंगे कैसे? इसका क्या प्रोसीजर होगा? तो ये प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 61 में कि सबसे पहले तो किसी भी हाउस में आप इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप किसी भी सदन में उनको हटाने के लिए मांग रख सकते हैं। दूसरा, आपने अगर मांग रख दी तो वो मांग कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले 14 दिन, कम से कम 14 दिन का नोटिस किसे दिया जाए? राजा को, कि आपको हटाने के लिए हमारे 1/4 मेंबर्स उस सदन के, ठीक है, वो मान गए हैं कि हाँ आपने ये कार्य संविधान के अधीन रहकर नहीं किया है, ये असंवैधानिक है, तो आपको 14 दिन पहले बता दिया जाएगा। इसके बाद एक रेजोल्यूशन आएगा जो कम से कम 2/3 टोटल मेंबरशिप, यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 के 2/3 कम से कम लोग होने चाहिए जो कि आपको हटाने के प्रति अपनी हामी भरते हों। तो अगर वो लोग पास कर देते हैं जिस हाउस में आया है, तो यहाँ से हाउस से पास हो जाएगा। अब दूसरे सदन में ये जाएगा जहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ ये देखा जाएगा कि जिन भी कारणों से उन्हें इम्पीच किया जा रहा है क्या वो सही हैं, यानी महाभियोग जिन भी कारणों से लाया गया है क्या वो सही थे। अगर वो सही मान लिया गया और वो भी सेम प्रोसीजर से 2/3 हिस्सों से उस सदन में भी, तो उसी समय से राजा को इम्पीच मान लिया जाएगा, यानी उन्हें उस पद से समाप्त मान लिया जाएगा, यानी कि अब उस समय से वो राजा नहीं रहेंगे, महाभियोग लागू हो जाएगा। ये था आर्टिकल 61। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राजा की जो अवधि होती है, समय अवधि हमने निर्धारित कर दी है 5 वर्ष की, तो उस केस में अगला राजा हमें कब तक चुन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष के जो टर्म है उसको पूरा कर रहे हैं, तो उस केस में उसके टर्म कंप्लीट होने के राजा के थोड़े दिन पहले ही आपको चुनाव करवा लेना होगा और एक नया उत्तराधिकारी चुन लेना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकस्मात, यानी अचानक से वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अचानक से वो पद रिक्त हो जाए, तो उस केस में 6 महीने के भीतर भीतर रिक्ति से आपको एक नया उत्तराधिकारी चुनना होगा और उन्हें राजा के पद पर आसीन करवाना होगा। ये कहता है आर्टिकल 62। यहां तक हमने देख लिया। अब आर्टिकल 72 क्या कहता है? कुछ न्यायिक शक्तियां भी तो होनी चाहिए, जुडिशियल। तो इसमें क्या होता है कि राजा के पास पार्डनिंग पावर है, यानी कि क्षमादान करने की शक्ति है। तो क्षमादान किसे किया जा सकता है? उन लोगों को जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा हो, यानी जिन्हें हम कल्प्रिट मान चुके हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट लॉ से जुड़े हुए लोग हों, जिनके ऊपर केस चला है और उन्हें कल्प्रिट मान लिया गया है या केस चल रहा है तब तक। तो उस केस में क्या होगा कि डेथ अगर पेनाल्टी किसी को मिला है, वो भी सिर्फ राष्ट्रपति सेंट्रल केस में समाप्त कर सकते हैं, यानी किसी की मृत्यु को भी क्षमा कर सकते हैं। तो मृत्यु पर भी क्षमादान देने की पावर है राजा के पास। तो याद रखिएगा आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान की पावर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 123। यहाँ लॉ मेकिंग पावर की बात हो रही है। लॉ मेकिंग यानी कैसा?
हमें पता है कि भाई सदन जो है वो लॉ बनाता है, यानी जो कोर्ट होगा, राजा का दरबार होगा, वो नियम बनाएगा मिलकर। पर अगर सदन छुट्टी पर हो या किसी भी कारण से उपस्थित ना हो, परंतु उसी समय कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कोई एक नया लॉ बनाना आवश्यक हो जाए, तो उस केस में राजा को ये शक्तियाँ प्रदान है कि वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस ला सकता है, जिसे हम टेम्पररी लॉ भी कहते हैं। और ये जो टेम्पररी लॉ है ये परमानेंट हो सकता है अगर सदन वापस लागू होता है, यानी कि जो दरबार था वो वापस से बैठे और वो दरबार मान ले कि हाँ ये नियम सही है और इसे हमें कंटिन्यू करना है, तो उस केस में ये टेम्पररी लॉ परमानेंट लॉ बन जाएगा। ये है आर्टिकल 123। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो छोटा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, ये समझ आ गया होगा। इसे अब मैं आपको एक न्यूमोनिक के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने बनाया है आर्टिकल 62 तक, फ्रॉम 52 से लेके 62 प्लस 72 एंड 123 के लिए। तो ये है प्राइम पोस्ट इलेक्शन must take regular efforts carefully organizing important success and mercy orders। ठीक है, अब इसे बता देता हूं मैं कैसे। तो पी आर प्राइम से आप याद रखिए आर्टिकल 52, जिसमें कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 53 कहता है पावर के बारे में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। पोस्ट 53(4) कहता है इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, मतलब कौन उन्हें इलेक्ट करेगा। और मस्ट की बात करें तो एम से आपको पता होगा, आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन। टी से आपको पता हो तो टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन के बारे में, ठीक है। फिर ई से आपको 58 से आपको दिखेगा क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात। फिर सी से आप देखिए तो कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑफिस 59। 60 से आपको याद हो तो ओ से ओथ की बात होती है। फिर इंपॉर्टेंट से आप आई एम से याद रखिए, 61 कहता है इम्पीचमेंट के बारे में। और 62 कहता है सक्सेसर के बारे में, कि अगला सक्सेसर कैसे आएगा और कब तक आएगा, सक्सेसर के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 72 कहता है मर्सी के बारे में, यानी कि पार्डनिंग पावर। और लास्ट में ऑर्डर यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123। तो आप याद रख सकते हैं प्राइम पोस्ट इलेक्शन मस्ट टेक रेगुलर एफर्ट्स केयरफुली ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट सक्सेस एंड मर्सी ऑर्डर्स। तो ये था न्यूमोनिक्स, और इस कहानी के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान भाषा में सारे आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं वो याद करवा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरा बताया गया मेथड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, जहां उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने में दिक्कतें हो रही हो, याद करने में दिक्कत हो रही हो। तो हो सकता है इस लेक्चर के माध्यम से वो उन आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से याद कर पाएँ। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ, कुछ नए न्यूमोनिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। हमें दे इजाज़त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।